Hello, student. Welcome to the 15th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. This is हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड वाले टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ और नई बातें जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, देखो एड्रिनल ग्लैंड में हमने कहा तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में ही सारी बातें डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। किससे डिराइव हुआ? मीजोडर्म से। राइट, चलो। इट हैज थ्री लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर थे, याद करो। सबसे बाहर की तरफ था जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे अंदर की तरफ था जोना रेटिकुलरिस और बीच में था जोना फेसिकुलेटा। राइट, याद है? ये तीन लेयर थे एड्रिनल कॉर्टेक्स के। आगे बढ़े। हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। जो हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करती है उनको कलेक्टिवली एक साथ हम क्या टर्म देते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। दे आर स्टेरॉयड नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? स्टेरॉयड नेचर के होते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉयड नेचर के यानी कि क्या करेंगे बोलो तो? टारगेट सेल के अंदर सीधा एंटर करेंगे और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होंगे। स्टेरॉयड नेचर है ना। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं अमाइन नेचर हार्मोन। स्टेरॉयड नेचर हार्मोन डायरेक्टली टारगेट सेल के अंदर एंटर करते हैं और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहे थे उन्हें हम कलेक्टिवली कह रहे थे कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स को ना मेनली थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा है गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स, जिसे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे आउटर लेयर, जिसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द लेयर दैट सिक्रीट्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है इसका काम क्या है? रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि वाटर और आयन के बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड में। ठीक है, इसीलिए इसे हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो ब्लड में वाटर और आयंस के क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन को मेंटेन करे। ठीक है, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, इन आयंस को ब्लड में मेंटेन करे, आयंस के साथ साथ वाटर को भी। तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को हम कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। चलो, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। अब पूछ ले हमारे बॉडी में सबसे मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन है? तो एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन के बारे में कुछ बात जानो। इट एक्ट्स मेनली एट द रीनल टिब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल बोले तो रीनल ट्यूब्यूल में भी कौन सा पार्ट? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन। और क्या करता है? एंड स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। देखो क्या किया, स्टिमुलेट किया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी कि सोडियम एंड वाटर को बॉडी से लॉस होने से रोका, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया। तो आपके ब्लड में क्या होगा? सोडियम बढ़ेगा एंड वाटर बढ़ेगा। बात आ रहा है समझ में? अच्छा, सोडियम बढ़ेगा तो बोलो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा तो बोलो ब्लड जो है वो आपका क्या होगा? डाइल्यूट होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या किया? रीनल ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम किया एल्डोस्टेरोन, और सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। और वहीं पे वेर एज एक्सक्रीशन करवा दिया, उल्टे में एक्सक्रीशन करा दिया किसका? पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का। आप खुद ही सोचो ना, अगर सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा, सोडियम को ब्लड में बढ़ाएगा, तो आयनिक बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉजिटिव आयन को ब्लड के बाहर भी भेजेगा। तो पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करता है, राइट, और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है।
तो अगर ब्लड के अंदर प्लस चार्ज ज्यादा करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर के कुछ पहले से जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनको ब्लड के बाहर भेजेगा, उनको एक्सक्रीट करवाएगा। तो वो आयन कौन है? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। ऐसा क्यों करता है? टू मेंटेन आयनिक बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कहानी। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब अगला जो कॉर्टिकॉइड्स है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा लेयर। Corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids। आप सोच में आप पढ़ रहे होगे कि सर ऐसे corticoids को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, इन आवर बॉडी cortisol इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपसे पूछ ले मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन था, तो एल्डोस्टेरोन। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, तो कॉर्टिसोल। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल भी कैसा होगा? स्टेरॉइड नेचर होगा। तो क्या सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा? बोलो बिल्कुल नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी मेन कौन? कॉर्टिसोल। इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला, इट इज कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कराता है। जैसे कि स्टिमुलेट कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ब्लड में क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिससे क्या होगा? बोलो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया एक तरीके से कॉर्टिसोल। ठीक है, आई बात समझ में? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, और लिपिड और प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड के ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोक देगा। तो ब्लड में अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। चलिए, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारा जो हार्ट का जो सिस्टम है, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसको मेंटेन रखता है। हार्ट हेल्थ के लिए कॉर्टिसोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट हेल्थ के साथ साथ हमारा जो किडनी है, किडनी के फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है ये, ताकि हमारी किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस की हम बात करें तो सेवेंथ फंक्शन है कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। यानी कि कहीं पे भी अगर सूजन आ जाए हमारे बॉडी के अंदर तो उस सूजन को कम करता है। कहीं पे भी हमारे बॉडी में अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो उस इन्फ्लेशन को कम करता है। तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल जो है वो क्या करता है? सप्रेस कर देता है द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को दबा देता है। सो कॉर्टिसोल इज इम्यूनो सप्रेसिव, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है, अब ये किस में फायदेमंद है? देखो, इट ऑल्सो सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, सो इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। मान लो एक पर्सन ए है, ये ऑर्गन डोनर है, और एक पर्सन बी है, ये ऑर्गन रिसीवर है। तो ऑर्गन ए का लिवर और ऑर्गन बी का लिवर, मान लो ऑर्गन बी, सॉरी, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए का लिवर, पर्सन बी का लिवर। मान लो पर्सन बी का लिवर खराब हो गया, इसको नया लिवर चाहिए। तो ए बोला कि ले ले मेरा लिवर। तो हमने क्या किया? ए से लिवर किसको दे दिया? बी को। तो यहाँ पे ये ऑर्गन डोनर है और ये ऑर्गन रेसिपिएंट है। अब बी के पास किसका लिवर है? ए के पास, ए का। अब जैसे बी के बॉडी में ए का लिवर जाएगा, बी का बॉडी ए के लिवर को एंटीजन समझेगा, फॉरेन सब्सटेंस समझेगा, कि बोलेगा यार ये क्या आ गया बॉडी में, ये तो कुछ नया नया आ रहा है। तो बी का बॉडी क्या करेगा? इस लिवर के अगेंस्ट, ये जो लिवर जो ए का था, जो कि बी के बॉडी में आया है, उस लिवर के अगेंस्ट बी का बॉडी एंटीबॉडी क्या करेगा? बनाने लग जाएगा और लिवर को रिजेक्ट करेगा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाएगा ना। तो बोलो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी फेल ना हो तो हम क्या करेंगे? बी के इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देंगे, ताकि बी का जो पर्सन बी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एंटीबॉडी ना बनाए, इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो जाए। तो बोलो, लिवर को रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से
ए का लिवर हम बी के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। और बी को क्या खिलाया जाता है इस टाइम पे? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, जिसके अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। चलो, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है कॉर्टिसोल। इट इज एन एंटी एलर्जिक हार्मोन, एंटी एलर्जिक हार्मोन है। क्या करता है? रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मास्ट सेल एंड हिस्टामिन सिक्रीशन। देखो, जो मास्ट सेल है ना, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है, ठीक है। ये मास्ट सेल सिक्रीट करती है हिस्टामिन। हिस्टामिन ही वो सब्सटेंस है जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपके बॉडी में हिस्टामिन की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए, तो आपके बॉडी जो है वो एलर्जिक उतनी नहीं होगी। अरे, आ रहा है ना बात समझ में? देखो, कॉर्टिसोल क्या है? एंटी एलर्जिक हार्मोन, राइट। एंटी एलर्जिक हार्मोन है, एलर्जी होने से रोकेगा। ठीक, कैसे रोकेगा? मास्ट सेल के प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिसके वजह से हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन का सिक्रीशन कम होगा। मास्ट सेल के नंबर को कम कर देगा, मास्ट सेल के नंबर को कम किया तो हिस्टामिन का सिक्रीशन कम हो गया, जिसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ ही नहीं। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी लाइक एजमा। एजमा आपको पता है, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एजमा के केस में हम क्या करते हैं? एंटी एलर्जिक हार्मोन कॉर्टिसोल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है आपका होता है समाप्त। तो बोलोगे सर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा दिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा दिया, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स तो पढ़ाया नहीं, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर। ये जो टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड, इसमें इसको कंप्लीट करने में एक और लेक्चर लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 छोटा सा ही है, ठीक है। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इस वाले पार्ट में, क्योंकि फिर आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। तो इसलिए सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले किसी डिसऑर्डर के बारे में, डिजीज के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।